Okay, very good afternoon, guys. I am Shyam Verma. I welcome you all to this special NLAT 2020 analysis. Welcome to CLAT Forum. We deeply regret that due to some acute technical glitch, we could not start the session right on time at 4 o'clock as we had promised. But finally, we have come up here. So, friends, uh, I can see some students. Uh, Nikhil, can you please help me? Hmm. Guys, can you please in the chat box please say yes sir, hello sir, or if you are able to hear me, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं इज द वॉइस, क्योंकि मुझे अपना फीडबैक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है क्लियरली, क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, मुझको देख पा रहे हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यदि इफ यस तो प्लीज चैट बॉक्स में जाकर यस लिख दीजिए। स्क्रीन शेयर ऐसे ही होता है। Okay, along with me, Nikhil sir is also there. He'll be assisting me with certain nitty-gritties of handling the technical aspects of taking the live session. निखिल सर, ये जो इसको स्क्रीन शेयर के लिए ये ठीक है या मुझे कुछ दबाना है? फाइन, परफेक्टली फाइन। तो फ्रेंड्स, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस आए थे, ऑल्दो मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स वर एबल टू सील इट थ्रू। एक प्रॉपर व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया गया था ईमेल आईडी पे। आपके जो ईमेल आया था उसमें एक व्हाट्सएप नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया था। आई वाज वंडरिंग कि ये वाकई काम करेगा कि नहीं, पर व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग द टेस्ट, मैं खुद अपीयर हुआ था पर्सनली टेस्ट में, तो व्हेन आई स्टार्टेड अपीयरिंग इन द टेस्ट तो वहां पे टेक्निकल ग्लिच आ गया और उसके बाद आई जस्ट कॉल्ड अप द नंबर। लकीली उसने बंदे ने उठाया भी और उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज माई विंडो हैड फ्रोजन। तो पूरा का पूरा सेशन फ्रीज हो गया था और उसके बाद इवेंचुअली उन्होंने उसको सॉर्ट आउट करके दे दिया। तो ऑल्दो माई शेड्यूल टाइम वॉज 2:15 PM, दैट टाइम इट शुड हैव स्टार्टेड, बट थोड़ा 15 1 मिनट लेट हुआ, बट इवेंचुअली आई गॉट द फुल कंप्लीट 45 मिनट्स। तो इस तरह के टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपको मालूम ही होगा कि 3 स्लॉट्स में था ये पेपर। एक मॉर्निंग स्लॉट था, फर्स्ट स्लॉट 12 बजे के आसपास वाला, दूसरा था 2:15 से 3 वाला, और तीसरा था 4 से 4 PM ऑनवर्ड्स टू 4:45 PM तक वाला। तो वो तीसरा स्लॉट का अभी एग्जाम चल रहा है। तो दोस्तों, ओके, तो गाइस मैं जल्दी से आपको वापस से फ्रेशन अप करवा देता हूं। एनलैट नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट का एनालिसिस हम कर रहे हैं, विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय एनएलएस बैंगलोर। तो आप लोगों को पहले तो एक ब्रेकिंग न्यूज में दूं, शायद तक आप सब अवेयर भी होंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल कल दिन का कल डे टाइम में जो जजमेंट आया उसमें उन्होंने बोला है कि ऑल्दो एनलैट एग्जाम उन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया है कि आप कंडक्ट करवा लीजिए, पर उन्होंने एक टैबू डाल दिया है, वो ये कि इसका रिजल्ट अभी ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट अभी और डिक्लेयर करने में टाइम है। हो सकता है वो आंसर की तो आपको कल बता देंगे, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आंसर की जो है कल अपलोड हो जानी चाहिए यदि उनका टाइम टेबल के हिसाब से वो चले तो। अदरवाइज रिजल्ट ये अभी डिक्लेयर नहीं करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की जब तक फर्दर रूलिंग आने तक। तो गाइस, एक बार वापस से रिवाइज कर लें दोस्तों की जो इसका पेपर फॉर्मेट था। 45 मिनट्स, 40 क्वेश्चन, 80 मार्क्स। यदि एक क्वेश्चन सही होगा तो दो दो मार्क्स आपको मिलेंगे, और एक गलत होगा तो 0.5 कटेंगे, और आप कुछ अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0.25 कटेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों को, मैंने कुछ यूट्यूबर में टीचर्स को देखा जिन्होंने बोला कि अरे भैया इसमें पूरा अटेम्प्ट कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं करोगे तो भी 0.25 कटेगा। पर जितना मेरे पिछले 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है गाइस, यदि इस तरीके से आप करोगे तो मुझे नहीं लगता इट वुड बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। इट ऑल डिपेंड्स, यदि 4 ऑप्शन में से 2 आप एलिमिनेट करके एटलीस्ट 2 में 50-50 में कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अरे भाई, यदि चारों ही ऑप्शन समझ में नहीं आए, सिर्फ सिर के ऊपर से चला गया आपका क्वेश्चन,
तो बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अरे बाबा जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0.25 कटेंगे, और बिल्कुल ही राम भरोसे मतलब आप टिक कर दोगे तो 0.5 कट जाएंगे, डबल मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो दैट इज अ फुलिश एडवाइस दैट अदरवाइज विच मेनी पीपल आर गिविंग। हाँ, यदि स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, लगभग उसको होल्ड अच्छा है, उसका जिस भी कोचिंग में वो पढ़ रहा है वो अच्छे टॉप स्टूडेंट्स में आ रहा है, उसका ओवरऑल मार्क्स में अच्छा है, तो वो अफोर्ड कर सकता है। इवन इन दैट केस मैंने अपने इंस्टीट्यूट के क्लैट फोरम के स्टूडेंट से डिस्कशन किया, जो बहुत टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, जिनका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरह के एग्जाम्स में क्रैक कर सकते हैं। उन लोगों ने बताया कि वो बहुत जेन्युइनली भी करते हैं, तो 33 से 34 के बीच में ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे। तो अब मैं आपको एनालिसिस में आगे बढ़ता हूँ। गाइज मैं स्लॉट 2 का आपको एनालिसिस करके दे रहा हूं। तो स्लॉट 2 के एनालिसिस में हम देखते हैं कि 2:15 से 3 बजे वाला जो 45 मिनट का स्लॉट था, उसमें मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं कि 4 पैसेज जो आए थे उनकी थीम क्या थी। जो पहला पैसेज था दोस्तों, उसकी थीम थी वैक्सीनेशन नेशनलिज्म के ऊपर। एक बहुत प्यारा पैसेज था जिसमें यह डिस्कस किया गया था कि भाई अभी तक तो कोरोना को लेके सब परेशान थे कि ये बढ़ रहा है, इतने कोविड केसेस आ रहे हैं। अब एक नया चैलेंज आ गया है। वो चैलेंज ये है कि भाई वैक्सीन तो चलो बन ही जाएगी, बन रही है और बनने ही वाली है, लेकिन ये वैक्सीनेशन किस तरीके से किया जाएगा, इसमें भी अलग तरह के झगड़े चालू हुए हैं। कंट्रीज ने अपनी अपनी बुकिंग करा रखी है और उन्होंने एक फॉर्मूला डिवाइस किया है जिसके थ्रू वो बोल रहे हैं कि हम 2021 तक इतने बिलियन वैक्सीन जो है प्रोवाइड कर पाएंगे और इन इन कंट्रीज में होगा, और इस एज ब्रैकेट के लोगों को पहले वैक्सीन लगेगी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज था। उसमें यह बताया गया था कि वैक्सीन बनने के बाद वैक्सीनेशन के जो चैलेंजेस होंगे उसके बारे में डिस्कशन किया गया था। उसके बाद गाइस जो सेकंड पैराग्राफ इसमें आया था वो ये था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 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 एम्बिशन था, प्लान था, उससे दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, और उन्होंने अपने लेवल पे एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव लिया है थ्रू विच दे आर ट्राइंग टू प्रमोट द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगेंस्ट इन द दिल्ली मार्केट, इन द मार्केट इनफैक्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर पैसेज था, तो उसमें तमाम तरह की मोडालिटीज डिस्कस हुई थी कि किस तरह के बायलॉज हो सकते हैं, या गवर्नमेंट किस तरह की फाइनेंशियल एड देगी, किस तरह की सब्सिडीज देगी जो कंपनीज इसमें आने वाली हैं, या जो बैटरीज होती हैं उनको डिस्पोज ऑफ उनको बायबैक किस तरीके से किया जाएगा, या चार्जिंग पॉइंट्स जो खोलेंगे, रेसिडेंशियल एरिया पे भी चार्जिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, कमर्शियल एरिया पे भी हो सकते हैं, कितने किलोमीटर्स पे होंगे, उनको क्या फाइनेंशियल एड दी जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीजें फ्रेंड्स पैसेज 2 में डिस्कस की गई थी। थर्ड पैसेज के ऊपर आते हैं, बहुत ही प्यारा पैसेज था। इट वाज अबाउट वुमेन लीडरशिप ड्यूरिंग कोविड 19। तो गाइस इस पैसेज का थीम ये था कि कोविड 19 में वर्ल्ड ओवर जो मेन लीडर्स हैं वर्सेस वुमेन लीडर्स, उन लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया और उसमें क्या बिहेवियरल ट्रेट्स और क्या चेंजेस थे। जैसे मैं आपको नटशेल में एक आध चीजें बताऊं तो उसमें ये लिखा था कि मैन जो होता है वो काफी टास्क ओरिएंटेड होता है और वुमेन काफी इमोशंस ओरिएंटेड होती है। ठीक है, तो इसमें एक चीज डिस्कस की गई थी कि जितने भी मेल प्राइम मिनिस्टर थे कई कंट्री के, वो लोग बड़े रिस्क एवर्स नहीं थे, मतलब दे वर रेडी टू टेक काइंड ऑफ अ रिस्क। ठीक है, तो वो लोग इकोनॉमी को काफी ध्यान में रख रहे थे कि जब कोरोना आया तो उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक लॉसेस बहुत होंगे, फैक्ट्रीज बंद कर देंगे तो काफी लॉस हो जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी। तो उन्होंने काफी डिले किया। डिले किस चीज में किया? डिले किया लॉकडाउन लगाने में। लॉकडाउन लगाने में डिले किया इकोनॉमी को सेव करने के लिए। जबकि जो वर्ल्ड ओवर वुमेन लीडर्स थी, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज के एक आध वुमेन लीडर्स की बात उन्होंने की, फिनलैंड की बात की, तो फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने कहा कि शी वाज वेरी प्रॉम्प्ट इन टर्म्स ऑफ पुटिंग द दिस लॉकडाउन। तो लॉकडाउन उन्होंने बहुत जल्दी लगा दिया। तो देवर आई मीन देवर लिटिल इमोशंस ओरिएंटेड, दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू से। तो उन्होंने बताया कि वुमेन जो है काफी बेटर मैनेज कर पाती है कई बार किसी क्राइसिस को एज कम्पेयर टू मैन, और मैन डिनाई करते रहते हैं, जैसे कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। कुछ कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने तो बोला कि अरे ये तो फ्लू है। यूके के प्राइम मिनिस्टर का जिक्र था कि वो तो जा जाके हाथ मिला रहे थे, वो बोल रहे थे कि देखो इसमें कोई खतरा नहीं है, समथिंग लाइक दैट, इट इज जस्ट अ फ्लू। बोरिस मिस्टर बोरिस की बात की जा रही थी एंड थिंग्स लाइक दैट।
तो ये था दोस्तों पैसेज 3 और पैसेज 4 पे आते हैं। तो इट वाज अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गाइस। मेरे फ्रेंड निखिल जब आएंगे तो वो इसके ऊपर आपको और डिस्कशन करेंगे डिटेल में। अब दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरे फ्रेंड निखिल जो है वो आपको जीके का जो सेक्शन था उसके बारे में कुछ बताएं। पर इन द मीन टाइम जब तक कि वो हमको ज्वाइन करते हैं मैं कुछ चीजें आपको और बता देता हूं कि किस तरह की लेवल ऑफ टफनेस थी। तो लेवल ऑफ टफनेस की बात करें तो ओवरऑल जो स्लॉट 2 में और लगभग स्लॉट 1 का भी जो एनालिसिस है वो मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा कि इंग्लिश का जो सेक्शन था, चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं। ये स्लॉट 1 प्लस स्लॉट 2 इन दोनों का लगभग जो है एग्रीगेट एनालिसिस है। तो इंग्लिश को बोला जा सकता है क्वाइट इजी, जीके भी मैं बोलूंगा इजी टू मॉडरेट, और लीगल की बात की जाए लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाए और एक है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसको दोस्तों मैं बोलूंगा कि ये करीब करीब आप इसको भी इजी टू मॉडरेट पे ले सकते हो ओवरऑल। इसको मैं मॉडरेट ले लेता हूं। लॉजिकल रीजनिंग को भी हम मॉडरेट ले सकते हैं, इसको भी मॉडरेट ले सकते हैं। मतलब टफ तो कोई भी सेक्शन नहीं था, देयर वाज नो सेक्शन। और समवॉट कुछ लोगों को ये मॉडरेट जिसमें मैंने लिखा है जिनका कमांड अच्छा था उनको समवॉट इजी टू मॉडरेट भी लग सकता है ये सेक्शन इजी टू मॉडरेट। जिन स्टूडेंट्स का पर्टिकुलरली कमांड अच्छा था इन एरियाज पे उनको इजी टू मॉडरेट लग सकता है, अदरवाइज ये मॉडरेट आप इसको कह सकते हो। मतलब डिफिकल्ट तो था ही नहीं। अब निखिल सर, आई थिंक लेट मी कॉल निखिल सर। तो दोस्तों इस तरीके से ये है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी गाइस कि जो सैंपल पेपर जो इन्होंने दिया था एनएलएस वालों ने, वो रादर मैं बोलूंगा एक तरह से डिफिकल्ट साइड पे था। तो दैट वे एक्चुअल एग्जाम जो हमारी हुई है उसको मैं मानूंगा इट वाज रादर क्वाइट अ सरप्राइजिंगली एन इजी एग्जाम। ओवरऑल मैं इसको काफी इजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो सैंपल टेस्ट दिया था एनएलएस बैंगलोर ने वो काफी हद तक डिफिकल्ट साइड पे था। सो इट हैड गिवन अ शॉक वेव्स टू एवरीवन, ऑल aspirants, law aspirants. So as compared to that, I believe the paper was quite easy. तो दोस्तों बहुत जल्द हम कट ऑफ आपको बताने वाले हैं एग्जाम्स के। उससे पहले मैं निखिल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से आके जीके के ऊपर अपने व्यूज रखें, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई विल कम ऑन टू द कट ऑफ पार्ट। यस निखिल सर। सो गाइस आई टेक ए शॉर्ट लीव। जब निखिल सर का फिनिश हो जाएगा जीके का पोर्शन एंड देन आई कम ऑन टू द कट ऑफ थिंग। Hey guys, hello. How are you all? Am I audible? Please एक बार confirm कर दीजिए. If I am audible and visible, please एक बार yes बोल दीजिए. That's it, so that we can start smoothly. Just a minute. If I am audible and visible, please let me know. Second. हाँ. हाँ, पैरेलली मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, सो बताते जाइए इन केस। हाँ, ऑलराइट, सो थिंग्स आर गोइंग वेल। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या मेरी? एक बार कंफर्म कर दो बस। हाँ ठीक है, सिद्धांत इज सेइंग यस। गुची गुची कुची, ऑलराइट, वेरी नाइस नेम, उनका भी बोलना है यस। ऑलराइट, तो मैं जस्ट जीके के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसके आंसर्स जरा आप नोट कर लीजिए। ओके, पैसेज के बारे में ऑलरेडी आपको श्याम सर ने बताया हुआ है, सो आई नीड नॉट टू वंस अगेन टेल द सेम थिंग अगेन एंड अगेन।
हाँ, अगर इसमें कहीं पर कोई एक प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स थ्रेड में लिखते चलिए सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट, अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड द आंसर्स। अभी देखो टोटल 4 पैसेज थे और 4 पैसेज में हर एक पैसेज में लगभग 2 क्वेश्चन जीके के थे, राइट। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट वाले पैसेज पे। फर्स्ट पैसेज पे प्लीज पार्डन मी, हाँ थोड़ी सी राइटिंग अजीबोगरीब आ रही है बिकॉज ये हल्का सा पेन में प्रॉब्लम है, फाइन। एनीवेज, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था इट वाज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, राइट। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या था वो पढ़ के बता रहा हूं आपको सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। हाँ, देखिए इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड सेंट्रल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसको हम CDCSO बोलते हैं, राइट। शॉर्ट फॉर्म में इसको CDCSO ऐसा बोला जाता है। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन CDCSO का नहीं होता है। अब CDCSO के फंक्शन में टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, ये भी उनका काम है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद बैनिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी, ये भी CDCSO का काम होता है, तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो पहले वाले का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। प्लीज ध्यान से लिखना मैं जो बोल रहा हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपने राइट आंसर लगाया है सी, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इट इज राइट, ऑलराइट। उसके बाद फिर अगला जीके का क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जरा मैं पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 था व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीज total amount that countries have committed towards COVAX initiative as an initial set up upfront payments, right। अभी आपको पता है कि 172 कंट्रीज ने एक इनिशिएटिव लिया है और ये लोग कोवैक्स डेवलप कर रहे हैं, कोवैक्स, राइट। इसमें कुछ $2 बिलियन के आसपास का अमाउंट जो है वो यूएस के भी तरफ से सामने आया है और कोवैक्स डेवलप किया गया है, लेकिन कंप्लीट अमाउंट कितना है, कंप्लीट कोवैक्स के लिए जो कंट्रीज ने प्लेज किया है या फिर दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव सेइंग दैट वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट दिस मच अमाउंट, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए अगर आपने इस क्वेश्चन में 20 बिलियन, 23 बिलियन, 53.5 बिलियन ऐसा कुछ टिक किया है, आई एम सॉरी, आपका आंसर गलत हुआ है। यहां पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सो 5 का राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, द अमाउंट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, क्योंकि नोबडी नोस कि इसका इफेक्ट कितना होगा और ये कितने खर्चे का पड़ेगा। कंट्रीज ने अपना इंडिविजुअल बजट बना के रखा है वो बात और है, लेकिन कोवैक्स के लिए कोई कंबाइन बजट यहां पर दिया हुआ नहीं है। ऑलराइट, ये बात क्लियर है आपको? ऑलराइट, अगर ये दोनों आंसर आपने टिक किए हैं, वेल एंड डन। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 वाज अ जीके क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में यानी मैंने वो क्वेश्चन डिराइव किया है। अब हालांकि उसमें थोड़ा सा लीगल टच है, तो कोई ये कह सकता है कि क्वेश्चन नंबर 10 तो जीके का नहीं था, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था? Assume the United Nations Charter, that is UN Charter, provides that any member country may withdraw from any initiative of any part of the United Nations if it can demonstrate that the initiative is competing that member country to act against its own best interest. The UN Charter also provides the member country should work in the collaborative spirit in recognition of each other's sovereign rights. WHO is a part of UN and COVAX initiative is an initiative of the WHO. After the vaccine are finally tested, developed and are being manufactured, the COVAX initiative allocates Russian-made vaccines in the US. The US withdraws from the COVAX initiative. Can US do so under provision of the UN Charter provided above? ये पूछ रहा है कि अगर मान लो कोवैक्स वैक्सीन जो है, ओके, ये रशिया ने बना ली है,
तो रशिया और अमेरिका के स्टैंडर्ड झगड़े सालों से चले आ रहे हैं, जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, राइट। तो दे आर सेइंग दैट कि अगर रशिया ने वैक्सीन बनाई है तो क्या यूएन चार्टर के रूल के मुताबिक ऐसा कोई ग्राउंड है जिसमें यूएसए उस रशियन वैक्सीन के लिए साफ साफ मना कर सकता है? अब ये क्वेश्चन पूछने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि ऐसी बातें हुई थी। आप सबको पता है ना, रशिया ने स्पुतनिक 5 ऑलरेडी बना लिया है, और स्पुतनिक 5 में रशिया ने ऑलरेडी बोला था कि हम यूएस की मदद करने को तैयार हैं, लेकिन यूएसए ने बोला नो, आपके टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं, हमारे टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं, तो हम आपकी वैक्सीन नहीं लेंगे। बट एज फार एज यूएन चार्टर्स आर कंसर्न, अमेरिका इस तरह से कोई भी शर्त रशिया के सामने नहीं रख सकता। क्वेश्चन में राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी वंस अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अगर आपने राइट आंसर डी टिक किया है, सो आई एम श्योर आपका राइट आंसर आना चाहिए डी ही। ऑलराइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आ जाइए सीधे क्वेश्चन नंबर 13 पे गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो जीके का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 आई शैल रीड फॉर यू। Which of the following is the main legal instrument under which international negotiations are conducted to battle the threat of rising sea levels, increase in the incidence of extreme weather events and desertification and the loss of biodiversity? अभी देखो, rising sea levels, right? उसके बाद desertification, okay, उसके बाद एक और चीज होती है, that is CO2 emissions, ओके। अभी ये जो चीजें हैं ये लार्जली कौन कंट्रोल करता है? ये लार्जली कंट्रोल की जाती है UNFCCC के द्वारा कंट्रोल की जाती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, इनके द्वारा की जाती है। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से 1992 के बाद, राइट। क्योटो प्रोटोकॉल तो आपको पता है, जो जापान में हुआ था। क्योटो इज अ सिटी जहां पर एक प्रोटोकॉल लिया गया था कि भाई पृथ्वी पे बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें सामने आ गई है, तो फिर बाद में उसको एक लीगल शक्ल दी गई थी UNFCCC के नाम पर। तो ये जो सी लेवल्स हैं, डेजर्टिफिकेशन है, CO2 एमिशंस में कंट्रोल के काम है, ये लार्जली कौन कंट्रोल करता है? इसके ऊपर मॉनिटर कौन करता है? UNFCCC। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डाला है ऑप्शन नंबर बी, देन ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा क्योटो प्रोटोकॉल और UNFCCC को लेकर। मैं UNFCCC इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल अब एनी हाउ UNFCCC के अंदर आता है, वो उसको इंटीग्रेट करता है, इसीलिए ये सारी ही चीजें UNFCCC का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आना चाहिए, ऑलराइट, सॉरी बी नहीं, आंसर आना चाहिए सी। UNFCCC ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी, हाँ, 13 का आंसर आना चाहिए सी। देन कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए जरा, एक सेकेंड, I shall take question number 15. As of 2018, which countries have the highest carbon dioxide emission per capita in the world? अभी देखो, इसमें बहुत से स्टूडेंट ने हो सकता है गलती की होगी। सबने क्या किया होगा पता है? यूएस, इंडिया और चाइना, ये वाले कॉम्बिनेशन पे टिक कर दिया होगा। लोगों ने ये शायद ठीक से नहीं समझा होगा कि वो पर कैपिटा एमिशन की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक आदमी के लिए जितनी जीडीपी हम प्रोड्यूस करते हैं, पर पर्सन के लिए हम जीडीपी जितनी प्रोड्यूस करते हैं, जीडीपी में क्या आएगा? गुड्स और डिमांड्स, गुड्स और सर्विसेज। अब पर पर्सन के लिए जो हम जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए आप फैक्ट्री से कितना कार्बन एमिशन जनरेट करते हो, तो ये ऑब्वियसली किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा उस कंट्री पे कंजम्पशन लेवल पे, उस कंट्री पे पर कैपिटा इनकम पे। ऑब्वियसली वहां इंडिया कहां से आएगा? इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो इसका राइट आंसर हो नहीं सकता। इसके आंकड़े ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इसमें राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। 15 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी,
यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, क्योंकि कनाडा काफी ज्यादा पर कैपिटा कार्बन एमिशन करता है अपने लोगों को एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल देने में। और अभी अभी सिग्निफिकेंटली इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया भी आगे आया है, जो कि चाइना के भी आगे है। इसीलिए यहाँ राइट आंसर ए नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी सी। ऑलराइट, जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया है उनका आंसर राइट होगा। देखो, कार्बन एमिशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट कार्बन एमिशन और दूसरा होता है पर कैपिटा कार्बन एमिशन। तो इसीलिए एब्सोल्यूट को ना देखते हुए अगर आपने पर कैपिटा पे टिक किया है, पर कैपिटा स्टैंडर्ड्स पे, तो 15 का राइट आंसर सी आना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21 गाइस। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जीके का क्वेश्चन था। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 रीड कर रहा हूं। हियर आई गो, एक बार देखिए। Which among the following is the name of an Indian author trilogy? They are asking about a trilogy. What do you mean by trilogy? Trilogy का मतलब होता है 3 books. ऑथर्स की 3 अलग अलग बुक्स आई हैं तो उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ट्रायलॉजी। अगर 3 अलग अलग म्यूजिक एल्बम्स आई हैं एक के पीछे एक सीरीज में तो उसको म्यूजिक की ट्रायलॉजी भी बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बुक्स के ऊपर है, ऑथर्स के ऊपर है, तो मैं 3 बुक्स वाले पार्ट पे इसको कंसिडर करूंगा, वो वाली ट्रायलॉजी। तो ये क्या बोल रहा है देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ एन इंडियन ऑथर्स ट्रायलॉजी ऑफ बुक्स set around the time of the opium wars that resulted in China having to make several commercial and legal concessions in Hong Kong to the British, right? अब आपको ओपियम वॉर वाला तो किस्सा पता ही है। ओपियम वॉर जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश वर्सेस चाइनीज लोगों के बीच में हुआ था। और ओपियम वॉर 1 चाइनीज हारे थे, लेकिन उसके बावजूद चाइना ने ट्रेड बेनिफिट्स पूरे के पूरे दिए नहीं ब्रिटिश को। ब्रिटिशों ने नाराज होकर ओपियम वॉर 2 किया और ओपियम वॉर 2 खत्म हो जाने के बाद हांगकांग वाला पोर्ट भी पूरा का पूरा चाइना को मिल गया और काफी ज्यादा ट्रेड में सहूलियत मिल गई ओपियम को लेकर। ओपियम का मतलब होता है अफीम, एक ड्रग होता है वो। अब तो भारत में ओपियम पूरा बैन हो चुका है। तो उसके ऊपर जो ट्रायलॉजी जो लिखी गई है वो लिखी गई है आईबीस ट्रायलॉजी। अब आईबीस ट्रायलॉजी कौन से ऑप्शन में थी? ऑप्शन नंबर बी में थी। ओके, आईबीस ट्रायलॉजी, अगर आपको याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन था आईबीस ट्रायलॉजी, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। और ये लिखी थी इंडिया के बहुत फेमस ऑथर है, अक्सर हमको इनकी किताबें 1 मार्क के जीके क्वेश्चन में सुनने को मिल जाती है, अमिताभ घोष। तो इनकी ट्रायलॉजी है ये आईबीस ट्रायलॉजी। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी। बी पे टिक लगाया है, थम्स अप भैया, बढ़िया मार्क्स मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो था वो जीके का था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जरा मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 25 ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है गाइस। ओके, मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनना इस चीज को। Who among the following became the first chairman of the bank earlier called Imperial Bank of India? फिर से सुनना सवाल। Who among the following became the first chairman? ये बोल रहा है चेयरमैन, ओके, of the bank earlier called Imperial Bank of India। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि नीचे के ऑप्शन में से उस व्यक्ति का नाम बताइए जो उस बैंक का चेयरमैन था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो ब्रिटिश लोगों की बैंक थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बाद में क्या बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बन गई। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले चेयरमैन थे या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले चेयरमैन थे वो तो इन्होंने ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, कहीं भी नहीं दिया है। हाँ, उल्टा इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर? चेयरमैन, जो कि बेसिकली किसी लेडी के लिए हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को जिस तरीके से समझा है ये बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एसबीआई का चेयरमैन कौन है, लेडी में कौन है जो कि पहली लेडी थी जो अभी चेयरमैन, जो एसबीआई के इतिहास में पहली फीमेल चेयरमैन बनी है। क्योंकि ये पैसेज बेसिकली विमेन लीडर्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं उस एक पॉइंट से होना चाहिए।
तो अब जरा ऑप्शंस देखो, वहीं से क्लियर हो जाएगा क्या है। पहला है चंदा कोचर, अब चंदा कोचर तो भैया आईसीआईसीआई में थी, अब तो वो वहां भी नहीं है। दूसरी है शिखा शर्मा, शिखा शर्मा इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, एक्सिस बैंक। तीसरा है नैनालाल किदवई, नैनालाल किदवई का तो बैंकिंग सेक्टर बेसिकली उनसे कोई कनेक्शन है ही नहीं। चौथा है अरुंधति भट्टाचार्य, अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई की चेयरपर्सन थी, और अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई के इतिहास में पहली वुमन चेयरपर्सन थी। समझ में आया आपको, शी इज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन, इसीलिए मोस्ट लाइकली 25 का आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। क्वेश्चन पूछने का ढंग उनका वैसा था कि इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन, लेकिन बाय नो मींस उन्होंने कोई ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है कि जहां पर आपको कोई दूसरा कंफ्यूजन हो, इसीलिए इसका राइट आंसर आना चाहिए अरुंधति भट्टाचार्य मेरे हिसाब से। देन कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35, हाँ क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 35 जो था वो जीके का क्वेश्चन था। एक सेकेंड, लेट मी गो टू क्वेश्चन नंबर 35। यस, which among the following list persons who are all famous as prominent educationist, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से तीन लोगों का पेयर जो है, आई मीन तीन लोगों का कॉम्बिनेशन ये प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर, जिड्डू कृष्णमूर्ति एंड मारिया मोंटेसरी। रविंद्रनाथ टैगोर बेसिकली एजुकेशन में आए थे बाद में, लेकिन वो उस चीज के लिए उसके अलावा भी बहुत सारे काम उन्होंने किए। देन जिड्डू कृष्णमूर्ति, इनका एजुकेशन वाले फ्रंट पे कोई ज्यादा काम नहीं रहा। मारिया मोंटेसरी, हाँ ये एजुकेशनिस्ट रही हैं। यहाँ पर जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो तीन लोगों का ट्रायो जो इसमें आया हुआ है यानी फॉर एजुकेशन, वो आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर माधव मेनन, यस इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 35 में राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी माधव मेनन, माधव चौहान एंड एस रामानुजम। क्योंकि माधव मेनन जो है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन इन इंडिया, माधव मेनन को। दूसरे हैं माधव चौहान, माधव चौहान एक्चुअली में सीईओ रह चुके हैं प्रथम के। और एस रामानुजम वो तो आपको पता ही है, ही वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माधव मेनन, माधव चौहान एंड एस रामानुजन। ऑलराइट गाइस, तो ये था पूरा का पूरा जीके का एनालिसिस और उसके आंसर कीज। बाकी आपने एनी हाउ पैसेजेस पढ़े होंगे, सो मोस्ट लाइकली आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूं। अभी आपके कुछ डाउट्स है इसमें, या अगर आपके कुछ कमेंट्स है तो वो आप जरा मुझे बताइए। हाँ, अब कोई कह रहा है गिरिराज राठौर 15 रॉन्ग हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, रॉन्ग कैसे हो गया? सर कैन यू रीड ऑप्शन डी। गुची कुची का कहना है कि ऑप्शन नंबर डी। बेटा क्वेश्चन बताओ कौन सा, पैसेज बताओ तो मैं पढ़ देता हूं जल्दी से। उसके बाद गुची कुची सेइंग आईपीएस ट्रायोलॉजी, हाँ तो वो राइट आंसर आया है आपका। ये कौन से शिफ्ट की बात कर रहे हैं? युवराज नाथ इज आस्किंग कौन से शिफ्ट की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है भैया। हम स्लॉट 2 की बात कर रहे हैं युवराज नाथ, हम स्लॉट 2 की बात कर रहे हैं। देन नमन पाठक, सर देसाई है बट ऑप्शन में नहीं था। हाँ, जो आप बोल रहे हो ना देसाई, वो एक्चुअली में एसबीआई के चेयरपर्सन थे पहले, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था, ये तो सच बात है। उसके बाद फिर नमन पाठक, चलिए सर सही हो गया, बहुत बढ़िया, सही हो गया तो अच्छी बात है। एंड गिरिराज राठौर इज सेइंग या, ऑलराइट गाइस, कुछ और डाउट्स हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, हम लोग थोड़ी देर के लिए लाइव हैं अभी। इन केस इफ यू हैव डाउट तो वी कैन यू कैन आस्क अस। हाँ, एक और चीज, इसमें अगर आप लोगों ने कुछ दूसरे ऑप्शंस पे टिक किए हैं तो हो सकता है कि देर आर, बट जितना मुझे समझ में आया है, आई हैव ऑलरेडी मेड इट क्लियर विथ माई अंडरस्टैंडिंग कि ये इसके राइट आंसर होने चाहिए, राइट। एक बार फिर से मैं आपको सारी आंसर कीज दिखा देता हूं। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आएगा सी, 5 का आएगा डी, 10 का आएगा डी, 13 का आएगा सी, 15 का सी, 21 का बी, 25 का डी और 35 का डी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ जीके फ्रॉम माय साइड। नाउ आकाश सर विल श्याम सर विल कंटिन्यू वंस अगेन, और वो आपको इसके आगे की चीजें बताएंगे। ऑलराइट, ओके देन गाइस, बाय बाय, थैंक यू। Thank you, Nikhil sir. Thanks a lot for taking session on the GK part.
फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा किस तरह का पेपर था। अभी मुझे इन द मीन टाइम जब सर ये एनालिसिस ले रहे थे, मेरी कुछ दूसरे बच्चों से भी बात हो रही थी जिन्होंने स्लॉट 1 दिया और हम लोगों ने स्लॉट 2 देखा था। तो कुछ बच्चे जो स्लॉट 3 में थे उनको भी काफी प्रॉब्लम फेस आई है पेपर स्टार्ट होने में। जिन लोगों ने लॉग इन किया प्रॉपरली, तो उस समय पे साइट पे आया कि योर टेस्ट स्लॉट हैज गॉट ओवर। मतलब अब मुझे फर्दर फीडबैक लेना पड़ेगा उनसे कि वाकई वो एग्जाम दे भी पाए कि नहीं दे पाए। एनीवे मैं दोस्तों जल्दी से आपको इसका कट ऑफ बता देता हूं। हालांकि मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। दोस्तों, आप क्लैट फोरम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए। उसके अलावा आप अच्छे से याद से टेलीग्राम चैनल का लिंक उसमें दिया होता है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल क्लैट फोरम का ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज शाम तक, रात तक हम स्लॉट 2 का पूरा क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में अलोंग विद द करेक्ट आंसर की पूरी अपलोड कर देंगे। आप में से जिन लोगों ने स्लॉट 2 दिया है, आप अपना नेट स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं आज लेट इवनिंग तक, और आप ये पता भी कर सकते हैं कि आप वाकई यू विल मेक इट टू एनएलएस बैंगलोर और नॉट, यदि इनकेस रिजल्ट लेजिटिमाइज होता है तो फाइन गाइज। मैं आपको इसका यस और एक अनाउंसमेंट और दोस्तों, इसका कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दूं कि clatforum.in जो वेबसाइट है हमारी, वहां पर आप जाकर जीके के मॉक्स खरीद सकते हैं ओनली एट 999 रुपीज। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्लैट 28 सितंबर को है। उसमें इस समय पे यदि आप मेरे से पूछें कि क्लैट की तैयारी मैं कैसे करूं, तो मैं दो ही चीज आपको रेकमेंड करूंगा। फोकस एक्यूटली ऑन जीके, और 25 सितंबर तक, आई रिपीट 25 ऑफ सितंबर तक का जीके आप फॉलो कर लेना, क्योंकि 28 तारीख के पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो 25 सितंबर को जो कोई घटना घटी है तो वो 28 तारीख को पेपर में आ सकती है। फाइन, तो 25 सितंबर तक आपको कवर करना है। हम लोग अपने साइट में और टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 25 सितंबर तक का जीके मैं आपको 25 ऑफ सितंबर पे लाके दे दूंगा, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जो मेजर जीके होगा सितंबर महीने का। अगस्त तक का तो शायद आपने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो आप क्लैट फोरम का एकदम 24 कैरेट गोल्ड की क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट है उसको आज ही खरीद लीजिए, हैवी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। वैसे तो कोर्स फी ज्यादा है, लेकिन 999 पे अवेलेबल है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, इसका इस तरह का आइकन बना होगा। इसकी खास बात क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए क्या होता है, हमारे जो मॉक क्लैट है उसमें 10 मॉक्स में तो 38 क्वेश्चन जीके के कवर हुए ही हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो किस तरीके से होते हैं, वो उस फॉर्मेट में है कि जैसा मॉक, जैसा एक्चुअल क्लैट में आता है, एक पैसेज पे बेस्ड होगा 5 से 6 क्वेश्चन। लेकिन जो क्लैट जीके बिल्डर जो हमारा कोर्स है, उसकी खास बात यह है कि ये जो कोर्स है इसमें किसी भी इशू बेस्ड जीके है। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी पर्टिकुलर मुद्दे के उस पर जीके बना रहे हैं, मान लीजिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक पैराग्राफ हमने लिया, एक टॉपिक लिया, तो उस पे पॉसिबली हम 5 या 6 क्वेश्चन ही देंगे। उस पैसेज पे बेस्ड हम 10 से 12 से 20 22 क्वेश्चन तक दे सकते हैं, जितना हमको लगता है कि उस टॉपिक के अर्ध गिर्द ये जो कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो फायदा ये है इन 100 टॉपिक्स को लेने का। यदि इन 100 टॉपिक्स को लेते हो और एग्जाम में इन 100 में से कोई भी टॉपिक्स यदि फंसते हैं क्लैट में, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कुछ ना कुछ शायद एक आध दो क्वेश्चन उसमें से आ जाए जो हमने आपको बताए हैं। एक तो ये बिल्कुल आपको कोर्स लेना चाहिए। उसके अलावा आपको दोस्तों मॉक क्लैट का भी जो हमारा कोर्स है उसमें आप ले सकते हैं। 1499 में 10 मॉक क्लैट आपको मिलेंगे। लेकिन फिलहाल यदि आप चाहें तो एक सैंपल ट्राई करना चाहते हैं कि वाकई हमारे क्लैट कितने अच्छे हैं, मॉक्स अच्छे हैं, तो आप 100 रुपए में 3 मॉक क्लैट भी ले सकते हैं। बहुत शानदार मॉक क्लैट्स हैं, उसमें लीगल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव टेक्निक इसके वीडियो सॉल्यूशन है। बाकी जो एरियाज है उसके टेक्सचुअल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। चलिए आइए दोस्तों, जल्दी से अब हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो कट ऑफ पे मैं आ जाता हूं जल्दी से। ये देखिए, ये है दोस्तों कट ऑफ। ऑलमोस्ट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें कट ऑफ जो है दोनों ही स्लॉट का मोर और लेस सेम ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली।
देखिए, आइडियल अटेम्प्ट्स यदि 80% एक्यूरेसी के हिसाब से देखा जाए तो 40 में से कितना अटेम्प्ट करना चाहिए था? अप्रोक्सीमेटली 34 से 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे, एज्यूमिंग कि 80% सही होंगे, 20% गलत हो जाएंगे। मतलब कि यह है कि अप्रोक्सीमेटली यदि किसी स्टूडेंट ने 34 अटेम्प्ट किए तो मैं मानता हूं कि करीब करीब 7 क्वेश्चन वो गलत कर देगा। ठीक है, तो 34 में से 7 गलत हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो उसका नेट करेक्ट कितना आ जाएगा? 8 गलत मान लेते हैं, 34 में से 8 गलत हो गए अप्रोक्सीमेटली। तो 8 गलत हो गए, इसका मतलब दोस्तों 25% नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से हम मान लेते हैं कि उसके 34 में से बाकी चले गए। तो उसका जो नेट करेक्ट आएगा 24 के आसपास, ओवरऑल नेट स्कोर 48 के आसपास आना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेशन है, हालांकि इससे कम भी जा सकता है। थोड़ा बहुत मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें आप बल्कि जो ये कट ऑफ हमने निकाला है इसमें आप 32 भी ले लो तो कोई बुराई नहीं है। 32, 34 या अटेम्प्ट्स ऐसे ही लेते हो, नेट मार्क्स थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि जो उसने अनअटेम्प्टेड किए तो 45 मान लीजिए इसको। यदि थोड़ा सा यदि मैं करेक्ट करूं फ्रेंड्स, तो इसको नेट मार्क्स को आप इसको नेट मार्क्स को मैं बोलता हूं 2 नंबर और कम करिए, मतलब 46 ले सकते हैं, 46 से 50। इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं। यदि आपको एनएलएस बैंगलोर में सिलेक्शन चाहिए तो नेट स्कोर आपका 46 से 50 तक भी आ सकता है, तो उसमें आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और ओवरऑल नेट करेक्ट देखा जाए तो 24 से 26 के आसपास अपन इसको ले सकते हैं। अब ये 46 या 50 के बीच में रेंज में जो मैं दोस्तों बता रहा हूं ना, इसको ध्यान से सुनना। ये उस लॉजिक से नहीं है कि पहली लिस्ट में ऐसा नहीं होगा। ये उस एजम्पशन पे है कि भाई पहली लिस्ट आएगी, कई लोग नहीं लेंगे एडमिशन, कई लोग वेट करेंगे क्लैट का या जो भी है, या कई लोग पैंडेमिक की वजह से नहीं लेना चाहेंगे या समथिंग लाइक दैट। तो ओवरऑल वेट लिस्ट क्लियर होते होते जो है 46 से 50 तक कट ऑफ जा सकता है। मतलब करीब करीब जिसका 50 नंबर है आउट ऑफ 80, तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि एनएलएस बैंगलोर में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक और डिस्क्लेमर है इसके साथ। डिस्क्लेमर एक बहुत बड़ा ये है, जो अपने आप में मैं गलत एजम्पशन भी ले रहा हो सकता हूं गाइस, वो ये है कि ये कट ऑफ मैं उस हिसाब से बता रहा हूं कि जबकि जबकि ये पेपर सारे बच्चों ने ईमानदारी से दिया होगा, ये तब का कट ऑफ है दोस्तों। बाकी अदरवाइज तो मैं बताऊं कि चीटिंग करना बहुत इजी था इस पेपर में। मुझे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, अभी मैं किसी एक फेसबुक में पढ़ रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि कई स्टूडेंट्स तो अपने लैपटॉप से बीजीए केबल से उन्होंने निकाल के दूसरे स्क्रीन पे भी पैरेलल ले लिया था। और ऐसे स्थिति में तो यदि 2-3 उनके फैकल्टी या कोई इस तरह के 2-3 स्टूडेंट्स मिलके भी पेपर कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों फिर कोई माई बाप नहीं है। ये सारे कट ऑफ की बातें करना सब बकवास है, क्योंकि मैं तो ये ईमानदारी से यदि ये हुआ होता पेपर तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, उस स्थिति में तो एक कहावत है ना, अ पोप एंड ए पीजेंट आर बेटर देन द पोप हिमसेल्फ एंड द पीजेंट हिमसेल्फ। तो भाई 4-5 लोग मिलीजुली सरकार बना के यदि पेपर को देंगे तो फिर काय का कट ऑफ? फिर तो मैं मान लेता हूं कि कट ऑफ फिर 50 क्या 60-70 कट ऑफ भी आ सकता है। बट स्टिल इवन इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मुझे लगता है कि इतना लाया जा सकता था। तो ये मेरे तरफ से है। अब कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए दोस्तों, मैं आपके चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ। यदि किसी को कोई डाउट है या कोई चीज पूछनी है तो आप लोग टाइप करके पूछ सकते हैं। गिरीश, नमन, अविका, युवराज, यदि कोई डाउट्स है बेटा तो पूछ लो आप लोग। गुच्ची, यदि कोई डाउट्स है आपको। पी विनय, वेरी गुड, थैंक यू। दोस्तों मैं आपको बता दूं, और डिटेल्ड एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल पे रात तक हम लोग अपलोड कर देंगे। एक बार फिर से बच्चों से जैसे जैसे फीडबैक आते जाएंगे, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फर्स्ट सेकंड तीनों स्लॉट्स के, तो वो हम लोग अपलोड कर देंगे। और हाँ, एक चीज मैं रिमाइंडर दे दूं, पीडीएफ फाइल विद सॉल्यूशन सेकंड स्लॉट की तो आपको पूरी मिल जाएगी। स्लॉट 2 कट ऑफ, हाँ स्लॉट 2 कट ऑफ बेटा, मैंने स्लॉट 2 का ही कट ऑफ बताया। ये हाँ, मैं आपको बता दूं, ये स्लॉट 2 प्लस ये स्लॉट, ये दोनों का कट ऑफ सिमिलर है। जो हमारी टीम ने एनालिसिस किया है, स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों पे ये कट ऑफ एप्लीकेबल है। स्लॉट 3 तो अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है, एग्जाम चल रहा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप मानिए कि इतने के आसपास आपका अटेम्प्ट,
इतना नेट करेक्ट और सही जो है 46 से 50 के आसपास। ठीक है, तो ये दोनों स्लॉट के लिए करीब करीब यही कट ऑफ एप्लीकेबल है एज ऑफ नाउ, जितना स्टूडेंट से मुझे फीडबैक मिला है, जितना हमारी टीम ने इस क्वेश्चन पेपर को समझा है। हालांकि मेरे पास एक और रिपोर्ट है, स्लॉट 2 की एक रिपोर्ट आई है फिलहाल मेरे पास। उसमें ये बोला गया है कि डीआई का एक पर्टिकुलर सेट था जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें एक पे आंसर था 50,000, 40,000 इस तरह का था, और एक आंसर था 3 लाख, 3 लाख, और सही आंसर था जो सबसे नियरेस्ट था, सही आंसर था 4 लाख। तो आप बताइए दोस्तों, 4 लाख आंसर आना चाहिए था और उसके नियरेस्ट था 3 लाख, 3 लाख आंसर, और बाकी 30, 40, 50,000 टाइप का कुछ आंसर था। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो अब आप समझिए कि थोड़ा सा मुझे लगता है इन लोगों ने गलती, थोड़ी सी एरर्स थे कहीं कहीं पे, इसको मैं एरर ही मानूंगा, क्योंकि 1 लाख के मार्जिन में तो मैं इसको सही मायने में इसको सही ऑप्शन नहीं ले सकता, बट ठीक है। 1 लाख का मार्जिन था। अब यदि मैं एज ए स्टूडेंट देखूं तो मैं यही बोलूंगा कि जब चारों ऑप्शन गलत हो तो हमको क्या करना चाहिए, वी शुड चूज द लेस रॉन्ग, जो कम गलत है उसको चूज कर लेना चाहिए। तो उस स्थिति में ये 3 लाख यानी 300,000 यानी 3 लाख वाला, 3 लाख वाला ऑप्शन सही, जिन लोगों ने 3 लाख टिक किया होगा वो सही आंसर है, ऑल्दो टेक्निकली सही आंसर 4 लाख के आसपास था। और अभी निखिल सर ने आपको बताया कि वो जो एक क्वेश्चन था इंपीरियल बैंक वाला, उसमें भी देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा था जिससे ये लग रहा था कि वो ये पूछ रहे हैं कि स्टेट बैंक एसबीआई होने से पहले जब इंपीरियल बैंक था, तब इंपीरियल बैंक जब वो था उस समय पहला चेयरमैन कौन था, मतलब आजादी के पहले 1947 के पहले की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, तो वो मुझे लगा कि उस तरीके से पूछा गया था, बट निखिल सर ने जैसा बताया कि वैसे तो कोई ऑप्शन थे ही नहीं, सारे यंग अभी आई मीन अभी लेटेस्ट चेयरपर्सन की उसमें नाम दिए थे, तो उस हिसाब से वहां पे हमारे सामने अरुंधति भट्टाचार्य ही ऑप्शन बचता था। नमन पाठक, एरर बहुत था सर। यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, एरर्स थे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, एरर्स थे, बिल्कुल थे। I believe, friends, that's all from our side. I sign out from here. Thank you so much for patiently listening to us. इसका प्रॉपर एक जिस्ट जो है शॉर्ट में एनालिसिस, वो हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे एक वीडियो और रात तक अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा जाने से पहले दोस्तों कि आप लोग जरूर clatforum.in वेबसाइट पर जाइए और कम से कम 2 कोर्स आप जरूर लीजिए। एक है मॉक क्लैट की टेस्ट सीरीज, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको बिल्कुल अच्छा एक्सपोजर उसमें मिलेगा। हाँ, लीगल एप्टीट्यूड के जो पेपर्स हैं क्लैट फोरम के, वो थोड़े से आपको टफ साइड पे लग सकते हैं, बट ओवरऑल अदरवाइज काफी डुएबल लगेगा। और दूसरी चीज, जो करंट अफेयर्स के लिए हॉट 100 टॉपिक्स वाला कोर्स है वो जरूर आप ले सकते हैं। आई एम रियली श्योर अबाउट इट दैट दैट विल हेल्प यू अ लॉट। Thank you so much. Do subscribe to our Telegram channel. Do follow us on our Instagram, and do subscribe to our YouTube channel and press a notification button. Thank you so much.